स्टूडेंट वेलकम बैक, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग पढ़ रहे थे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और हमने देखा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस पढ़े थे। उसमें हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक कंटेंट देखा था। हमने टर्गर प्रेशर, हमने वॉल प्रेशर समझा था। हमने वाटर पोटेंशियल का मतलब और सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब समझा था। आज उसी में थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से कि ये जो वाटर है, इस वाटर में जब आप सॉल्यूट को मिला देंगे, सॉल्यूट ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, डिजॉल्व कर सके। तो इसको आप डेप्रीवेशन का मतलब होता है किसी चीज का कमी हो जाना, अकाल पड़ जाना, डेप्रीवेशन। सॉल्यूट हम जैसे ही मिलाएं तो हुआ क्या कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ये क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा। क्योंकि क्या है, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सॉल्यूट्स, कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल आए ना, तो जो पोटेंशियल एनर्जी सभी पानी के लिए था मैक्सिमम अवेलेबल, वो पोटेंशियल एनर्जी क्या खपत हो गया, सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करने में खपत हो गया। तो इसलिए हमारा क्या है कि पानी का जो पोटेंशियल एनर्जी जो खुद के लिए था वो सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करने में कम होने लगा, कुछ बढ़ गया। दूसरा क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है सॉल्यूट का वो भी क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कि भाई दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे मान लो कि एक इंसान अपना दिन का सारा टाइम खुद के लिए निकाला है कि हम भाई अपने हिसाब से पूरा दिन आज बायो पढ़ेंगे। एक इंसान खुद का टाइम सारा अपने लिए निकाला है कि आज हम फिजिक्स पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या कि दोनों एक दूसरे के साथ आके इंटरेक्ट करने लगा, डिस्कशन करने लगा कि आज कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो जिससे हर इंसान का अपना जो टाइम अपने सेल्फ स्टडी के लिए था वो बट गया। तो उतनी जितनी उसकी दिन भर की पोटेंशियल होनी चाहिए थी, वो दोनों के इंटरेक्शन से बटने की वजह से दोनों का पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगा, कम होने लगा। तो यहाँ पे सॉल्यूट के जाते ही ये इसके साथ इंटरफेयर कर जाता है और पानी का मॉलिक्यूल इसके साथ, जिस वजह से होता क्या कि जितना ज्यादा आप सॉल्यूट्स डालते हैं उतना ही ज्यादा लोअरिंग होने लगता है, लोअरिंग ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बोथ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। कि भाई अगर आप एक सॉल्यूट का मॉलिक्यूल डालो तो एक के हिसाब से एक इंटरफेयर करेगा इसमें और उस एक के साथ जितना पानी को करना चाहिए उतना करेगा। लेकिन अगर आपने 1 लाख सॉल्यूट डाल दिए तो 1 लाख जो है वो 1 लाख जो है इसके साथ पानी के साथ भी इंटरफेयर ज्यादा करेगा और पानी का भी उसके साथ इंटरेक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे मान लो एक इंसान आपस में डिस्कशन कर रहा था, तो ज्यादा नहीं, कुछ टाइम के बाद दोनों थक जाएंगे और अपना अपना पढ़ने चले जाएंगे। लेकिन वही मान लो कि 10-12 लोग मिलकर आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये डिस्कशन बहुत लंबा चलेगा, दो सभी का समय का नुकसान क्या हो जाएगा, ज्यादा। सेम यहाँ पे भी जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे उतना ज्यादा पानी की भी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी और उतना ही ज्यादा सॉल्यूट का भी जो अपने लिए पर्सनल अवेलेबल था पोटेंशियल एनर्जी वो भी घटेगा। अब मैक्सिमम देखो कि मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स वैल्यू कितना था, 0, और 0 से कह रहे हो कि घटेगा। इसी वजह से हम कहते हैं कि जो साई डब्ल्यू होता है और साई एस होता है ये ऑलवेज आपका लेस देन 0 होता है फॉर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के केस में मतलब है कि जब आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाएंगे तो उनका हमेशा कैसा रेफरेंस वैल्यू, ये ध्यान रहे रेफरेंस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, उनका रेफरेंस वैल्यू हमेशा 0 से कम होगा। क्योंकि सॉल्यूट ने सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करके और सॉल्वेंट ने सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करके दोनों की पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी, घटा दी। तो मैक्सिमम वैल्यू था प्योर कंडीशन में 0 और अब हर हाल में सिर्फ घट ही रहा है। तो इसलिए साई डब्ल्यू साई एस सॉल्यूशन के लिए हमेशा नेगेटिव होता है। एंड फॉर सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे अगर आप छोड़ दे तो साई डब्ल्यू सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर, साई एस के ऊपर। यहां से ये प्रोपोर्शनैलिटी हटा दोगे, मतलब जितना ज्यादा साई एस घटेगा उतना ही ज्यादा साई डब्ल्यू भी। एक कैलकुलेशन के लिए अप्रोक्सीमेट रेफरेंस वैल्यू माना गया। ये जो भी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ये रेफरेंस वैल्यू की बात कर रहे हैं, एक्चुअल नहीं। एक्चुअल तो आपको डिवाइस से प्रेशर नापना होगा, पोटेंशियल, ये हम मेजर करके टेंडेंसी फ्लो करने की देखना चाह रहे हैं। तो यहां से प्रोपोर्शनैलिटी हटाओगे तो के साई एस हो जाएगा और यहाँ पे के की वैल्यू 1 है, देयरफॉर साई डब्ल्यू जो है वो आपका बराबर हो जाता है किसके, साई एस के। ये बस कैलकुलेशन प्रेडिक्शन के लिए कि भाई किस दिशा में पानी का मूवमेंट होगा उसके लिए ये किया जाता है। लेकिन बट एट प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर लग जाए तब स्थिति क्या होगी। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने जो है इस बीकर में ऐसे एक थिसल फनल है और हमने क्या किया कि इस दोनों साइड से, यहां से भी हम प्रेशर लगा दिए, यहां से भी खुला छोड़ दिए थे तो सब पे सेम दबाव लग रहा था। अब हम इस दोनों साइड से पैक कर दिए, या फिर ऐसे कर दो, आपकी मर्जी, आप किसी एक साइड से प्रेशर लगा दो, यहां से आप प्रेशर इसमें थिसल फनल में प्रेशर लगाने लगो। तो देखो होगा क्या, यहाँ पे हमने रखा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम मतलब नॉट सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब अगर इधर बीकर में दोनों साइड से प्रेशर लगाए तो अंदर के यहाँ के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर हमने थिसल फनल में लगाया तो थिसल फनल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तब कोई रास्ता खुला नहीं है तो मॉलिक्यूल कहीं भागना चाहेगा तो इधर से इधर मूवमेंट बढ़ जाएगा।
यहाँ पे भी सारे रास्ते बंद करके प्रेशर लगा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, इधर से इधर, इधर से इधर या तो इधर से इधर, डिपेंड करता है प्रेशर किधर लगा रहे हो। तो ये आपने एक्स्ट्रा प्रेशर को बढ़ा के आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के फ्लो को बढ़ा दिया। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, यानी कि है क्या, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रहा है, इसका मतलब किसको बढ़ा रहे हैं, साई डब्ल्यू को बढ़ा रहे हैं। नॉर्मली था आपका स्टेबल कंडीशन में, आपने यहाँ पे प्रेशर लगा के उसके फ्लो की टेंडेंसी को बढ़ा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साई डब्ल्यू इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। यही जो एक्स्ट्रा प्रेशर है जो हम लगा रहे हैं, साई पी है क्या, एक्स्ट्रा प्रेशर, यानी कि ग्रेटर देन जो आपका किसके है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। आपने किसी पिस्टन या किसी चीज के दबाव में आपने प्रेशर लगाया, तो उसी को हम कहते हैं क्या है, प्रेशर पोटेंशियल। ये कहलाता है प्रेशर पोटेंशियल। तो ये भी बढ़ा रहा है, प्रेशर को बढ़ाने से जिधर आप बढ़ा रहे हो उधर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। आपने बीकर में लगाया तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, आपने फनल में लगाया तो यहाँ की काइनेटिक एनर्जी बढ़ी। मतलब हम कह सकते हैं, और ये आपका क्या होता है, जनरली पॉजिटिव। तो अगर इफ साई पी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमेशा साई एस की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू साई पी होना चाहिए, क्योंकि साई एस तो सबको पता है कि ये नेगेटिव रहना ही है। और अगर साई पी पॉजिटिव है तो साई डब्ल्यू क्या है, या तो जीरो रह सकता है यानी तो नेगेटिव में। पॉजिटिव में कभी रेफरेंस वैल्यू रहता नहीं है। तो जीरो करने के लिए साई एस और साई पी अगर बराबर हो जाए तो चलेगा, और नेगेटिव रखने के लिए इस नेगेटिव की वैल्यू मैग्नीट्यूड ज्यादा होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ साई एस जो है वो मैग्नीट्यूड ऑफ साई पी से बड़ा होना चाहिए। बट कहीं कहीं अभी हम लोग पढ़ेंगे साई पी अगर नेगेटिव हो गया, यहाँ देखो जनरली लिखे हम लोग, जनरली पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि कभी नेगेटिव भी हो सकता है, तब कोई दिक्कत नहीं है, तब साई एस आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू साई पी हो सकता है। ये भी नेगेटिव, तो दोनों बराबर हो या बड़ा हो एक दूसरे से या छोटा हो, आपका वाटर पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव में। तो वाटर पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा जीरो हो सकती है, यानी तो आपको नेगेटिव में रखना है। तो उसके लिए करने के लिए आप ध्यान दो कि साई पी कैसे साइन पे है। अगर साई पी पॉजिटिव है तो साई एस को हमेशा इसकी मैग्नीट्यूड या तो इससे बराबर होनी चाहिए, यानी तो इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर की पोटेंशियल एनर्जी को हमने कहा वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट की पोटेंशियल एनर्जी को हमने कहा सॉल्यूट पोटेंशियल, और लगाए हुए प्रेशर की कितनी पोटेंशियल थी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की, पानी के फ्लो को बढ़ाने की, तो उस लगाए हुए प्रेशर को हमने कहा क्या, प्रेशर पोटेंशियल। अब लगाया हुआ प्रेशर का कितना पोटेंशियल था, वो प्रेशर पोटेंशियल कहला गया। तो हम कह सकते हैं कि जब ये प्रेशर नहीं लगाए थे तो साई डब्ल्यू सिर्फ साई एस पे डिपेंड कर रहा था, लेकिन जब ये एक्स्ट्रा प्रेशर लगाए तो साई डब्ल्यू साई एस पे तो करेगा ही, साथ ही साई पी पे भी डिपेंड करेगा। अब इससे अपना रिलेशन खुद डिराइव कर लेना कि साई पी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। अगर पॉजिटिव है तो क्या होना चाहिए, साई एस का मैग्नीट्यूड, और अगर नेगेटिव है तो साई एस का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू साई पी। इतना समझ में आया सभी को? बताइए, इतना समझ में आया? सौरभ, ये मैंने क्लास में बताया था, फ्लक्स का मतलब होता है मूवमेंट, और अगर वो अंदर की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो इन फ्लक्स, और बाहर की तरफ हो रहा है तो ई फ्लक्स। देखो, जितना ज्यादा सॉल्यूट इसमें बढ़ाओगे गरिमा, उतना ज्यादा सॉल्यूट पानी के साथ इंटरफेयर करेगा, और जब सॉल्यूट पानी के साथ इंटरफेयर करा तो पानी भी तो इसके साथ इंटरफेयर करेगा ना, कि भाई पहले एक इंसान था मेरे से बात करने के लिए, अब चार आ गया, तो वो चारों मेरे साथ इंटरफेयर करेगा, तो हम भी तो चारों के साथ करेंगे ना इंटरफेयर। तो चारों के, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जितना ज्यादा सॉल्यूट आप बढ़ा देंगे उतना ज्यादा वाटर के साथ भी इंटरफेयर होगा, और उतना ही ज्यादा वाटर भी इसके साथ करेगा, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ज्यादा करेंगे, तो दोनों की पोटेंशियल एनर्जी का जो लोअरिंग है, घटने का टेंडेंसी है, वो क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो से कम होता है। अभी गॉट इट गरिमा? अभी समझ में आया बच्चे? चलो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम सारा प्रेशर पोटेंशियल लिखते जाते हैं। हमने पढ़ा साई एस, साई डब्ल्यू, साई पी, टर्गर प्रेशर, वॉल प्रेशर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं इतना। अभी और बचा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये पढ़ना, और एक बचा हमारा डीपी डी। इस पे कुछ सवाल भी कर लेंगे लास्ट में। तो ये तीन चीज समझना है। देखिए होता क्या है कि मान लो एक कोई अरेंजमेंट, अपनी मर्जी से आपको कोई अरेंजमेंट बनाना, ऐसा बना लो, या दो चेंबर बना के बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दो, कुछ भी। ये एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल, तो इसी से हम समझा देते हैं। यहाँ पे हमने जो मेम्ब्रेन लगाया है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब है क्या कि यहाँ पे भी आपका सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, अभी सब इक्विलिब्रियम में है, कोई फ्लो, नेट फ्लो कहीं नहीं हो रहा है। अब मान लो कि कह दिया जाए, कुछ भी हो सकता है हमको कहे कि इधर से इधर फ्लो ज्यादा करा दीजिए, या एक और सेटअप भी हम यही पैरेलल में बना ही लेते हैं। ये भी आपका क्या है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें भी सॉल्यूशन रखा है, इसमें भी अभी इक्विलिब्रियम है। कहा कि आपको नेट फ्लो इधर से इधर करा देना है, या ऐसा भी हो सकता है कह दे इधर से इधर कराना है,
या तो थिसल फनल के अंदर या तो थिसल फनल के बाहर। लेकिन ध्यान रहे कि हमको कह दिया गया कि डोंट यूज एक्स्ट्रा वाटर एंड प्रेशर, कि ध्यान रहे कि आप ना तो एक्स्ट्रा वाटर यूज करेंगे ना एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे। तो आप कैसे इसमें फ्लो को या तो इधर से इधर करा सकते हो या तो इधर से इधर। मान लो ये सेटअप ए है और ये सेटअप अपना क्या है, बी है, तो आप कैसे इसको करवा सकते हैं। तो एक ऑप्शन कहा गया कि ऐसा करते हैं कि ए वाले सेटअप में यहाँ पे हम सॉल्यूट्स डाल देते हैं, और सॉल्यूट्स हमेशा ध्यान रहे डिसॉल्व करने वाला, NaCl या फिर ग्लूकोन डी या फिर कि सिंपल ग्लूकोज, प्योर ग्लूकोज, और यहां आप चाहते हो तो इस जगह आप सॉल्यूट डाल दो। तो आप सॉल्यूट डालने से हुआ क्या कि मान लो ए चेंबर की बात करें और बी चेंबर की। ए चेंबर में सॉल्यूट डालने से अब यहां सॉल्यूट आप डालते जाओगे तो इस वजह से आपने पढ़ा होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला, जिसको हम पाई भी कहते हैं, दैट इज इक्वल टू ICRT सॉल्यूशन नामक चैप्टर में। I इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन डिसोसिएशन, C कंसंट्रेशन, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर। तो भाई कहा कि आप इस हिस्से में सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो आपने बीकर में सॉल्यूट डाला, तो बीकर में सॉल्यूट डाल रहे हैं तो C बढ़ रहा है, तो C बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हमको हमेशा पता है कि प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। जैसे मान लो कि अगर हम अपने माइंड पे प्रेशर ज्यादा ले तो देखते हो ना हमारी पोटेंशियल घट जाती है, क्षमता, पोटेंशियल मतलब क्षमता, प्रेशर मतलब दबाव। अगर दबाव लगा के आप पढ़ाई करेंगे तो आपकी पोटेंशियल घट जाएगी, ये दुनिया में हर जगह लागू होता है। तो यहां देखिए कि इस जगह बीकर में क्या है कि प्रेशर बढ़ गया तो पोटेंशियल, वाटर का पोटेंशियल क्या है, घट गया। जिस विधि सोचो, दूसरा विधि ये हो सकता है कि मैम सॉल्यूट बढ़ा दिए, तो अभी जस्ट आपने पढ़ाया था कि जितना ज्यादा सॉल्यूट बढ़ाओगे आप उतना ज्यादा लोअरिंग हो जाएगा वाटर पोटेंशियल का, तो यहां लोअरिंग हो जाएगा। तो सॉल्यूट के डलने से जो प्रेशर, अब इसमें भी बी में आप थिसल फनल में देख लीजिए, थिसल फनल में हुआ क्या कि आपने सॉल्यूट को बढ़ाया तो उस वजह से इसका ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा, तो इसके अंदर का, थिसल फनल के अंदर का वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, घट गया। तो वाटर पोटेंशियल जब घट गया तो आपको पता है कि यहाँ पे इस जगह पे वाटर पोटेंशियल घट गया और इस जगह पे यहाँ पे क्या था, वाटर पोटेंशियल हाई हो गया। यहाँ पे इस केस में हमने वाटर पोटेंशियल घटा दिया और रिलेटिवली यहाँ पे अपने आप वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कोई सा भी सेटअप लेके आप अपने आप को समझा सकते हैं। तो सॉल्यूट के ऐड होने से, ये यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंपल भाषा में, सॉल्यूट के ऐड करने से जो प्रेशर डेवलप होता है, जो प्रेशर डेवलप होता है उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो हर प्रेशर का जो है अपना अपना कारण है तो सब प्रेशर, जैसे यहां देखो टारगेट प्रेशर भी एक प्रेशर है, वॉल प्रेशर भी एक प्रेशर है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी एक प्रेशर है। लेकिन टारगेट प्रेशर सेल का, सबका कारण अलग अलग है। टारगेट प्रेशर सेल के फूलने से लगा, वॉल प्रेशर दीवारों द्वारा लगा, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर किससे लगा, सॉल्यूट की मदद से, सॉल्यूट के हेल्प से लगा। तो ये तो डेवलप हुआ कि भाई जिस साइड आपको थिसल फनल में डालना है थिसल फनल में डाल दो, आपको डालना है इधर में बीकर में, जिधर आपने सॉल्यूट ज्यादा डाला उधर का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। अब प्रेशर बढ़ेगी तो पोटेंशियल घटेगा, क्षमता घटेगा। कहीं पे आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्षमता क्या है, घटेगी, और घटेगी तो फिर क्या होगा कि क्षमता इधर घटा दिए हम तो इधर अपने आप रिलेटिवली बढ़ गया तो इधर से इधर आ गया, क्षमता इधर घटा दिए तो इधर अपने आप बढ़ गया तो इधर से इधर चला गया। तो वैसे प्रेशर को हम कहे ऑस्मोटिक प्रेशर। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है, ऑस्मोटिक पोटेंशियल की कोई डेफिनेशन कहे तो सिंपल कहना कि कैपेसिटी टू डू ऑस्मोसिस, कैपेसिटी टू डू ऑस्मोसिस, या कह सकते हैं और पोटेंशियल टू डू ऑस्मोसिस, कि ओवरऑल उसकी जितनी क्षमता है उसमें से जिस क्षमता से वो ऑस्मोसिस करता है उसी क्षमता को हम ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहते हैं। तो देखिए पोटेंशियल्स भी बहुत सारे हैं और प्रेशर्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन सबका कॉज अलग अलग है। ये है क्या, सॉल्यूट के अंदर छुपा हुआ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये वाटर के अंदर छुपा हुआ टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये लगाए हुए प्रेशर का पोटेंशियल है जिससे हमने वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाए थे। ये तीनों आपका, और ये एक पोटेंशियल है, ये वो पोटेंशियल है जिस पोटेंशियल से पानी ऑस्मोसिस करता है। ये तीनों प्रेशर है, सेल के फूलने से जो लगा दीवारों पे प्रेशर वो टर्गर, और दीवार ने उल्टा में लगाया तो वॉल प्रेशर, और सॉल्यूट को डालने से जो प्रेशर डेवलप हुआ वो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चीज था आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर और पोटेंशियल का टर्म आपका क्लियर हुआ। बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर और पोटेंशियल का टर्म क्लियर हुआ। ऑस्मोटिक प्रेशर को ही हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर को ही सक्शन प्रेशर कहते हैं। सक्शन प्रेशर, ऐसा लग रहा है ना कि जिधर इधर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा लिया तो लग रहा था ना कि सामने वाले से पानी को सक कर रहा है, इसमें इधर बढ़ा दिया तो लग रहा था कि सामने वाले चेंबर से पानी को सक कर रहा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल है
इसको हम कह सकते हैं कि सॉल्यूट पोटेंशियल की तरह बराबर है, क्योंकि जितना सॉल्यूट का पोटेंशियल डेवलप होता है उतना ही ज्यादा ऑस्मोसिस की टेंडेंसी उल्टे चेंबर से बढ़ाता है। यहाँ पे सॉल्यूट डालने से जितना सॉल्यूट का पोटेंशियल घटा ना, उतना ही मैग्नीट्यूड से सामने से ऑस्मोसिस करने की क्षमता बढ़ी। यहाँ पे भी इधर सॉल्यूट डाल के जितना सॉल्यूट का पोटेंशियल में गड़बड़ आया, उतनी ही क्षमता हुई सामने से ऑस्मोसिस करने की। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन में ऑस्मोटिक पोटेंशियल ना देके साइएस दे दिया और आपको ऑस्मोटिक पोटेंशियल के टर्म में निकालना है, तो कह देना कि भाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल साइएस के ही बराबर होता है। चलिए, इसके लिए आप सर से बात कर लीजिए बच्चे, रंजन सर से बात कर लीजिए। चलो ध्यान से देखना, अब इधर से ऑस्मोसिस हो रहा है, हम चाहते हैं इसको रोकना। समय से पहले हम इस ऑस्मोसिस को करवा तो दिए, लेकिन अब मूड चेंज हो गया, हम इसको रोकना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। यहां पे भी इधर ऑस्मोसिस हो रहा है, लेकिन इसको हम क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। तो रोकना चाहते हैं, तो आप इधर से इधर जब जा रहा है ऐसे करके पोटेंशियल से, तो विपरीत दिशा में यहां से पिस्टन लगा के आप क्या लगा दो, प्रेशर। अब ये इधर से इधर आना चाहता है, तो आप उधर से इधर आने की क्षमता है, तो आप क्या कर दीजिए, विपरीत डायरेक्शन में प्रेशर लगा दो। ये प्रेशर आप यहां लगा दोगे तो क्या होगा कि उधर से भी पानी का काइनेटिक एनर्जी क्या है, इधर आने का, और यहां भी बढ़ जाएगा, तो दोनों का क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी एक मोमेंट पे जब बैलेंस हो जाएगा तो नेट क्या है, बैलेंस, जीरो हो जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा प्रेशर पिस्टन के हेल्प से जो आपने प्रेशर अप्लाई किया, और ये प्रेशर किस लिए था, ऑस्मोसिस करवाने के लिए नहीं, ये था टू स्टॉप ऑस्मोसिस, टू स्टॉप ऑस्मोसिस। इसी को हम लोग कहते हैं कि इट इज इक्विवेलेंट टू ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि जितना प्रेशर पहले हम डेवलप कराए होंगे, ध्यान से मेरी बात को समझना, कि मान लो एक बच्चा है जो दो चीजों के इन्फ्लुएंस में है, एक अच्छे मान लो अच्छे इंसान के इन्फ्लुएंस में है, सपोज है मम्मी पापा के इन्फ्लुएंस में है, और एक कोई गलत संगति में है। अब क्या है कि मम्मी पापा ने उसको बहुत अच्छा ज्ञान दिया, जिससे क्या है कि उसका पोटेंशियल काम करने का बढ़ गया, अपना पढ़ रहा है, अपना अच्छे से काम कर रहा है। अब दूसरा जो पार्टी है, गलत पार्टी, अच्छा वाला जो पार्टी नहीं है, वो इसको चाहता है कि इसका जो नेट गेन हो वो जीरो हो, ना इसका मार्क्स घटे ना बढ़े, जैसा वैसा ही कोई डेवलपमेंट ना हो। तो अब इसको इस बच्चे को क्या करना पड़ेगा, डिमोटिवेट करना पड़ेगा। तो आपको नहीं लगता है कि मम्मी पापा ने जितना मोटिवेट किया होगा, उतना ही इंटेंसिटी में इस आदमी को डिमोटिवेट करना पड़ेगा, तभी वो बच्चा का परफॉर्मेंस नेट क्या रह जाएगा, बैलेंस्ड। सेम यहां पे भी है कि वो अच्छा वाला प्रेशर था, ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छा वाला जो प्रेशर था, अच्छा प्रेशर, वो कौन था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। अब ये वो है, ये पिस्टन वाला जो प्रेशर है ना, ये गंदा वाला प्रेशर, ये रोकना चाहता है, इसका काम है रोकने का, कि फ्लो हो रहा था लेकिन रोकना चाहता है। तो इसको उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना इसको अच्छा मेहनत करना पड़ा था, जितना हम सॉल्यूट डाल दिए थे ताकि सामने से पानी खींच सके। अब यहाँ हम 1 किलो सॉल्यूट डाल दिए, उसी हिसाब से पानी सपोज 1 लीटर आएगा या आधा लीटर, जो भी पानी आएगा, तो अब हम इसको रोकना चाहते हैं, तो उतने के हिसाब से आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा कि नेट क्या हो, ना बाहर आए पानी ना अंदर जाए। तो ऐसे में ही जो ये पिस्टन का प्रेशर है, पिस्टन का प्रेशर, ये अगर बैलेंस हो जाए आपका किसके, ऑस्मोटिक प्रेशर के, तब तो क्या हो जाएगा, नो नेट फ्लो, किसी दिशा में कुछ फ्लो नहीं होगा। लेकिन यही पिस्टन का प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाए, तो ये क्या करवा देगा, ये करवा देगा आपका रिवर्स ऑस्मोसिस, उल्टा डायरेक्शन में। बट टेंडेंसी था इसको इधर से इधर जाने का, हम इतना प्रेशर लगा दिए कि अब ये क्या है, इधर से इधर, टेंडेंसी के विपरीत में उल्टा जा रहा है, या टेंडेंसी था इसका इधर से इधर जाने का, लेकिन हमसे गलती से इतना प्रेशर लग गया कि उल्टे डायरेक्शन में आ रहा है, इसी को कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। हमारा आरओ, घर में रखा हुआ जो आरओ मशीन है ना, वो ऐसे ही काम करता है, उल्टे डायरेक्शन में प्रेशर लगा के सारे साफ पानी को निकाल देता है, सारा कचरा सॉल्यूट्स पीछे ही छूट जाता है। अगर पिस्टन का प्रेशर लेस देन हो जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो होगा क्या, ऑस्मोसिस कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूस, बट एट स्लोअर रेट, एट स्लोअर रेट। यहां लगाना था रोकने के लिए, लेकिन थोड़ा कम लग गया, तो चलता रहेगा धीमा धीमा, तो एकदम बैलेंस हो गया। तो इसलिए कहते हैं ना हम लोग कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, लेकिन उसका साइन क्या है, अपोजिट होता है, कि जितना प्रेशर डेवलप कराए थे उतनी ही पोटेंशियल से सामने से पानी आएगा, लेकिन प्रेशर क्या है, सिस्टम पे लगवा रहे हैं सॉल्यूट को ऐड करके। अब पोटेंशियल ऐसा है कि वो अपने सिस्टम से पानी को निकलवा दे रहा है, तो जितना ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है उतना ही आपका ऑस्मोटिक पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड है, बस दोनों का डायरेक्शन क्या है, विपरीत है। ये वाला पार्ट आपको समझ में आया? गुड आफ्टरनून बच्चे, व्हाई आर यू सो लेट? नंदिनी, रिवर्स ऑस्मोसिस आपको समझ में आया? पिस्टन वाला प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसमें फर्क आपको समझ में आया?
पिस्टन वाला जो प्रेशर लगा था, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, इसमें फर्क आपको समझ में आया? चलो वेरी गुड, हमने देख लिया। आप डीपीडी एक देख लेते हैं फटाफट। डीपीडी का फुल फॉर्म क्या है? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। मतलब जितनी जरूरत है डिफ्यूजन के लिए उस प्रेशर में कोई ना कोई कमी आ गई है। देखिए ये सेल है और ये सारा टर्म सिर्फ प्लांट के लिए, एनिमल में लागू मत कर देना, एनिमल में कुछ नहीं लागू होगा। यहाँ पे जो सॉल्यूट है उससे अंदर का प्रेशर डेवलप होता है। तो अगर अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली पोटेंशियल घटेगा, घटेगा तो बाहर से क्या होगा? पानी अंदर जाएगा, वाटर बाहर से अंदर चला जाएगा और धीरे धीरे ये क्या करेगा? स्वेल करेगा। स्वेल करेगा तो दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, जिसे हम कहते हैं क्या है? टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर ही क्या होता है? इसको हम लोग प्रेशर पोटेंशियल भी कह सकते हैं इन केस ऑफ सेल। टर्गर प्रेशर को सेल के केस में टर्गर प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल दोनों आपका क्या है? सेम है, कुछ फर्क नहीं है। तो यहां पे देखिए क्या है कि टर्गर प्रेशर इसलिए डेवलप हुआ, डेवलप्स एज वाटर ट्राइज टू लीव सेल, एग्जिट सेल। कि भाई कहीं ना कहीं वो जो पानी का तो इच्छा है ना कि हम बाहर निकल जाए, तभी तो वो क्या कर रहा? प्रेशर लगा रहा। प्रेशर लगा के पहले इसको फुला दिया और इसके फुलने से दीवारों पे प्रेशर लगा। तो टर्गर प्रेशर इसलिए लगा क्योंकि पानी निकलने की चाह रख रहा है। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ये क्या करता है? इट कॉज एंट्री ऑफ वाटर, एंट्री ऑफ वाटर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जिम्मेदार है गेन के लिए। एंट्री मतलब क्या हुआ? गेन। और एग्जिट मतलब ये इसलिए आया क्योंकि एग्जिट होना चाहता है तो लॉस। वो अलग बात है कि वॉल ने एग्जिट होने नहीं दिया, वॉल ने रेजिस्टेंस लगा दिया। यानी कि आप कमी की अगर बात करोगे, कमी मतलब क्या हुआ? डीपीडी खुद ही एक कमी है। ये तो खुद ही नेगेटिव वर्ड है, तो इसमें साइन कभी नहीं लगाओगे। ये हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव में रहता है। खुद कमी को बता रहा है कि हम कह देते ना कि भाई आज मेरे पास जो है जितना चाहिए उससे 500 रुपया कम है, तो इसका मतलब खुद ही 500 नेगेटिव पे हो, तो भाई उतना साइन नेगेटिव लगाने से फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो डीपीडी कमी किसकी होती है? कमी होता है कि आपने कितना कमाया और कितना लॉस हुआ, वही कमी को बताएगा। तो गेन के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑस्मोटिक प्रेशर और लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? टर्गर प्रेशर। तो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस टीपी, फॉर्मूला आ गया। अब ये केस, 3 केस में देखिए, अगर सेल सिंपली टर्जिड है तो डीपीडी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा ओपी माइनस टीपी, कोई इशू नहीं है। अगर सेल फुल्ली टर्जिड है, बच्चों 68 डेज बच गया है तो अब सीरियस हो जाइए। 68 डेज एंड रिवीजन, जो शेड्यूल दिया उस हिसाब से रिवीजन को कंप्लीट करते जाओ। फुल्ली टर्जिड का मतलब है कि इसके पास जो है कुछ चीज की कमी नहीं है, कमी नहीं है। तब ना जितना प्रेशर चाहिए था सब मिल गया, तब ना पूरा फूल गया। तो मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका डीपीडी जो है वो 0 आ गया, तो ओपी माइनस टीपी आपका 0 आ गया। तो देयरफॉर ओपी जो है यहाँ पे किसके बराबर हो गया? टीपी के बराबर। तीसरा केस आप देखो, फ्लैसिड। फ्लैसिड मतलब होता है कि सेल जब किस कंडीशन में हो? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। मतलब है क्या कि इस तरीके का सेल है, इसमें जितना आया जितना गया सब बैलेंस है, नो नेट गेन, नो नेट गेन। तो जब तक गेन नहीं होगा, नो नेट गेन मतलब नो स्वेल, और जब स्वेल नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? कोई टर्गर प्रेशर। जब तक फूलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा, तब तक टर्गर प्रेशर तो नहीं आएगा। यानी कि यहाँ पे आप कह दोगे कि डीपीडी का फॉर्मूला क्या आएगा? ओपी माइनस टीपी, और टीपी तो यहाँ क्या हो गया? 0। तो यहाँ सिंपली डीपीडी इक्वल्स टू ओपी। फ्लैसिड केस में आपका डीपीडी जो है ओपी के बराबर आ जाएगा। और चौथा केस आ जाएगा क्या? प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है कि ऐसे सिकुड़ जाना, पानी बाहर निकल गया। तो अब क्या है? पानी बाहर निकल गया, प्रेशर उल्टा दिशा में आ गया। तो यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर अपोजिट डायरेक्शन में, इसका साइन क्या होगा? नेगेटिव। इसलिए हम कहते हैं ना कि प्रेशर पोटेंशियल, यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव साइन में आ गया। कि जनरली तो पॉजिटिव होता है लेकिन यहाँ नेगेटिव, बाहर की तरफ था तो पॉजिटिव, ये अब उल्टा दिशा में आ गया, पूरा मेम्ब्रेन सिकुड़ गया, टुवर्ड्स द सेंटर हो गया। तो ये आपका टीपी नेगेटिव हो गया। तो फॉर्मूला में लगा दो डीपीडी इक्वल्स टू ओपी माइनस ऑफ माइनस टीपी, दैट इज ओपी प्लस टीपी। तो देख लो कि जिसको दिक्कत हो तो उसको कमी सबसे ज्यादा है। तो दिक्कत कब है? प्लाज्मोलाइसिस में। तो सबसे ज्यादा कमी देखो इसमें है। और जिसको आपका सबसे कम दिक्कत है तो कमी उसमें सबसे कम। इसको कोई दिक्कत नहीं, जितना पानी चाहिए जितना प्रेशर चाहिए उतना प्रेशर आ गया। तो ये पूरा सेल ऐसे सिकुड़ गया। और यहाँ पे इस बीच बीच में जो फ्लूइड इकट्ठा होता है, ये फ्लूइड आपका कौन सा फ्लूइड है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्योंकि प्लाज्मोलाइसिस का मतलब वाटर का इधर से इधर निकलना। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस कब होगा? जब इसको प्लेस करोगे आप, कब? इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जब उसे आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करेंगे तभी तो बाहर हाइपर है, सॉल्यूट ज्यादा है। तो सॉल्यूट ज्यादा है तो उसका वाटर पोटेंशियल कम है, अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा है, तो बाहर अंदर से बाहर मूव करेगा, तो ये पूरा सिकुड़ जाएगा। बीच में जो सॉल्यूशन आएगा वो हाइपरटोनिक ही होगा, क्योंकि सिंस सेल वॉल इज फुल्ली परमिएबल।
सेल वॉल फुल्ली परमिएबल है, वहां पे ऑस्मोसिस टर्म डिफाइन नहीं होता है, तो जो भी सोल्यूशन हो सब यहाँ आके इकट्ठा हो जाएगा। इसी चीज को हम लोग कहते हैं क्या है, डीपीडी। समझ में आया सभी को ये चारों केस? देखो सॉल्यूट के होने से प्रेशर बढ़ गया अंदर, प्रेशर बढ़ा तो पोटेंशियल घटा, क्योंकि हमेशा प्रेशर और पोटेंशियल एक दूसरे का इन्वर्स होता है, तो पानी अपने आप बाहर से क्या होगा, अंदर जाएगा। तो आप देख सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से पानी का एंट्री हुआ, गेन हो रहा है। ये नहीं होता तो पानी गेन नहीं होता। और ये जो पूरा हिस्सा ये स्वेल कर रहा है, फूल रहा है, तो फूलने से टर्गर प्रेशर लगा रहा है। तो ये क्यों फूल रहा है? क्योंकि पानी निकलना चाह रहा था बट वो निकल नहीं पाया, अलग बात है, रोक लिया गया, रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है। पानी निकलना चाह रहा था, नहीं निकल पाया, तो सेल पानी निकलने की चाह रखते हुए फूल रहा था, तो दीवारों पे एक प्रेशर लगाया, उसको कहते हैं क्या है, टीपी। तो टीपी इसलिए लगा क्योंकि पानी लॉस निकलना चाह रहा था सेल से। और ओपी का कारण, ओपी जो कारण बना वो किस चीज का, पानी के गेन का। तो अब हमको कोई कहे कि सेल में कमी कैसे निकालोगे, तो कहोगे कितना कमाए और कितना खर्च किए, गेन माइनस लॉस, कमी आएगा, तो गेन के लिए ओपी रिस्पॉन्सिबल है, लॉस की वजह से टीपी इसलिए जनरेट हुआ क्योंकि पानी लॉस होना चाह रहा था। अब सेल के चार हालात हो सकते हैं, या तो वो थोड़ा सा फूला हो, पूरा भी नहीं फूला हो, उसमें अभी भी कुछ कमी रहे, तो नॉर्मल फॉर्मूला आएगा। पूरा फुल गया है, जितना प्रेशर चाहिए सब मिल गया, उसको कोई प्रेशर की कमी नहीं रही, तो डीपीडी जीरो हो गया। तो पूरा फॉर्मूला को जीरो से इक्वेट कर दो, सिंपल मैथ्स है। फ्लैसिड मतलब इक्विलिब्रियम, कि फुल्ली टर्जिड कब होगा, जब आप किसी चीज को रख दोगे किसमें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। फ्लैसिड कब होगा, जब आप उसे रख देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। अब प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, जब रख दोगे हाइपरटोनिक। टर्जिड भी कब होगा, जब इसे आप रख दोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। लेकिन तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ, तो सेल फूलेगा नहीं, फूलेगा नहीं, तो जब तक नहीं फूलेगा टर्गर प्रेशर कहां से आएगा, नहीं आएगा। तो डीपीडी का फॉर्मूला सिंपली ओपी हो जाएगा। और जब प्लाज्मोलाइसिस हुआ तो जो प्रेशर बाहर लग रहा था वो तो सेंटर की तरफ लग गया, उल्टा डायरेक्शन में, तो टीपी का दिशा यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। तो पुट कर दो नेगेटिव चीज, तो डीपीडी आ जाएगा ओपी प्लस टीपी। अभी समझ में आया पलक? अभी समझ में आया बच्चे? तो हमने सारे जितने प्रेशर्स थे, पोटेंशियल्स थे, वो हमने पढ़ लिया। अब देखिए एक टॉपिक है हमारा इम्बिबिशन, और एक टॉपिक है प्लांट वाटर रिलेशन। सिंपल सा टॉपिक है, ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। सॉलिड जब एड्सॉर्ब प्लस एब्सॉर्ब कर ले वाटर को, तो हम उसे कहते हैं इम्बिबिशन। तो जहां दो सॉल्यूशन के बीच में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो वो तो था ऑस्मोसिस। लेकिन मान लो जैसे लकड़ी में पानी, लकड़ी ने पानी को सोख लिया, तो इम्बिबिशन। बहुत सारा यूज भी आपने सुना होगा, सीड जो है धरती से कैसे निकलता है, क्योंकि वो पानी सोखा तो उसकी वॉल्यूम बढ़ी, तो प्रेशर लगा तो अंदर से चीजें बाहर निकली। पुराने समय में पत्थरों को तोड़ा जाता था ऐसे ही, दरारों में बीज डाल दो, धीरे धीरे पानी डालो, तो वो स्वेल करेगा तो दरारों पे असर डालेगा, प्रेशर डालेगा, और वो फट जाएगा और टूट के मिट्टी बन जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे उपाय है। तो इसी को कहते हैं, जब सॉलिड चीज अपने अंदर पानी को सोखता है तो हम उसे कहते हैं इम्बिबिशन। प्लांट वाटर रिलेशन का मतलब क्या है, नीड ऑफ वाटर, कि भाई पौधों को पानी की क्यों जरूरत है। बहुत सारा एग्जांपल भी दिया है, मस्टर्ड प्लांट का, वाटरमेलन का, मेज का, कि कौन सा प्लांट कितनी देर में कितना पानी, तो वो एक हाइपोथेटिकल अपना एक एग्जांपल है। उससे आपको ये समझना है कि नहीं, हर पौधे के लिए पानी जरूरी है, किसी को कम किसी को ज्यादा। फोटोसिंथेसिस का सबस्ट्रेट है, सेल का शेप मेंटेन रखता है, एंजाइम की एक्टिविटी को बरकरार रखता है, तो पानी जो है हर पौधे के लिए जरूरी है। यही चीज आपका प्लांट वाटर रिलेशन बताता है। अब चैप्टर का जो लास्ट हाफ है, दैट इज कॉल्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट वाला तो हम देख लिए कि एक सेल से दूसरे सेल, एक्टिव से जाएगा पैसिव से जाएगा, पैसिव में आइदर डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। अब अगर लंबी दूरी, जड़ से 100 मीटर दूर पेड़ के टिप पे जाना है, तब वहां पे आपका जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, उसी ट्रांसपोर्ट को हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेशन, या यही कहलाता है बल्क फ्लो, या यही कहलाता है प्रेशर फ्लो, या इसी को हम लोग कहते हैं एनमासे, लैटिन भाषा में कहा जाता है एनमासे। एनमासे का भी मतलब है बल्क फ्लो। तो देखो होता क्या है, सिंपल सा फंडा आप इसको समझिए। ये ट्यूब जैसा जाइलम है, ये ट्यूब जैसा आपका जाइलम है। यहां पे क्या है, एपिडर्मिस का सेल है। एपिडर्मिस के बाद क्या आया था, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद क्या आया, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद क्या आया, पेरीसाइकल। तो ये है आपका कॉर्टेक्स।
ये है एंडोडर्मिस और ये है पेरिसाइकल। देखो बल्क फ्लो का यही फंडा है ना, सिंपल सा, कि भाई ऐसा करो कि बहती नदी, बहती पानी का जो नदी है, जैसे रिवर फ्लो कर रहा है ना, उसमें आप कुछ डाल दिए तो बिना एफर्ट लगाए, बिना कुछ सोचे पानी बहा के लेके चला जाएगा। तो पौधे में भी ऐसा कोई बंदोबस्त करा दो कि क्या हो कि पानी बहुत बल्क में आए, बहते नदी की तरह बहे, और उसमें रखा हुआ हमारा मिनरल्स भी, हमारा फूड भी क्या हो जाए, मूव कर जाए। सेम यही फंडा है। जैसे पाइप में पानी देखते हो क्या पुशिंग इफेक्ट से निकलता है। उस पाइप में अगर आप छोटे मोटे पत्थर डाल देते हैं, बालू डाल देते हैं, नमक डाल देते हो, तो सब बहते पानी के साथ क्या होगा, निकल जाएगा। जिसको गार्डन होज लिखा है एनसीईआरटी। गार्डन होज मतलब बगीचों में पानी पटाने वाला जो पाइप होता है। दूसरा, आप स्ट्रॉ से भी अगर कुछ पी रहे हैं, मान लो किसी ग्लास में, जैसे कि सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और आप कोई ऐसा ड्रिंक लेते हैं जिसमें तरह तरह के जलजीरा वगैरह मिक्स है, तो आप क्या करते हो, उस स्ट्रॉ से जब सक करते हो तो पानी क्या आता है, बल्क में आता है। और बल्क में आता है तो लगता है जैसे पानी जो है वो फ्लो कर रहा है, तो उसी फ्लो में रखे हुए जितने जलजीरे पाउडर्स जो भी है वो सब उससे क्या हो गया, बह के निकल गया। यहाँ वही फंडा है कि बहती नदी जैसा धारा बना दो ना, तो बस उसके बाद उसमें जो चीज जाएगा वो मूव करता हुआ चला जाएगा। तो यहाँ वही जाइलम में वही हालात पैदा किए जाते हैं कि किसी भी विधि से यहाँ पानी इतना बल्क में आए कि ऐसे बहने लगे। बहने लगे तो उसमें रखा मिनरल सब क्या हो जाएगा, बह जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सॉइल है, तो सॉइल की क्या होती है कि वॉल्यूम चूंकि बहुत ज्यादा होती है, और सॉइल की वॉल्यूम जब ज्यादा होती है तो जितना कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल है, मिनरल का जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाता है, लो, मतलब मोलैरिटी ऑफ मिनरल। अंदर में क्या है, देखो कि वॉल्यूम कम है जिससे कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल ज्यादा है। भले इसमें 10 मॉलिक्यूल होगा, यहाँ 2